कभी सोचा है कि एक दिन की सुर्खियां, सिर्फ एक दिन की खबरें हमें किसी समाज के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं? वो उन गहरे तनावों को उजागर कर देती हैं जो शायद सतह के नीचे हमेशा मौजूद रहते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ सुर्खियों के पीछे छिपी कहानियों में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या होता है जब पावर का क्लैश होता है, लोगों से, उसूलों से और पॉलिटिक्स से? चलिए इसी सवाल के साथ आज की पड़ताल शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग जगहों पर टकराव की ये स्थितियां बन रही हैं और ये हमें क्या बताती हैं। हमारा पहला पड़ाव है संवैधानिक टकराव। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक चुनी हुई सरकार और केंद्र से नियुक्त किए गए गवर्नर आमने सामने आ जाते हैं? ठीक ऐसा ही कुछ हमें राज्य की विधानसभाओं में देखने को मिला। अब देखिए, केरल में जो हुआ वो पूरा का पूरा विवाद इन दो वाक्यों में सिमट जाता है। एक तरफ है कैबिनेट का मंजूर किया हुआ टेक्स्ट जिसमें साफ साफ केंद्र सरकार पर राजकोषीय संघवाद को कमजोर करने का आरोप है, और दूसरी तरफ राज्यपाल ने जो असल में पढ़ा वो था सिर्फ अग्रिमों में कटौती, बस इतना सा बदलाव। लेकिन शब्दों का ये छोटा सा हेरफेर एक बहुत बड़े राजनीतिक टकराव की निशानी बन गया। और अगर केरल की घटना एक चिंगारी जैसी थी, तो समझिए तमिलनाडु में तो आग ही लग गई। यहाँ तो गवर्नर आर.एन. रवि ने सरकार का भाषण पढ़ने से ही मना कर दिया और सीधे सदन से वॉकआउट कर गए। सोचिए, इसके जवाब में मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी तुरंत एक प्रस्ताव पास करवाया कि सदन के रिकॉर्ड में सिर्फ सरकार का बनाया ओरिजिनल भाषण ही दर्ज हो। ये मामला सिर्फ एक दिन के विरोध का नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये बयान देखिए, ये दिखाता है कि ये संवैधानिक टकराव कितने सीरियस हो चुके हैं। अब बात सिर्फ बहस की नहीं रही, बल्कि संविधान में बुनियादी बदलाव की मांग उठने लगी है। चलिए अब हाई लेवल पॉलिटिक्स से जरा जमीन पर आते हैं। अगला टकराव है सिस्टम और आम नागरिक के बीच। एक ऐसा टकराव जहां सिस्टम की नाकामी की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। ये तस्वीर ये ग्रेटर नोएडा की है, और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक के बाद एक हुई कई नाकामियों की एक दर्दनाक कहानी कहती है। इस एक घटना के पीछे लापरवाहियों की पूरी एक चेन है। 27 साल के एक नौजवान की जान चली गई। क्यों? क्योंकि एक खुले गड्ढे के आसपास कोई सेफ्टी बैरिकेड नहीं था। रेस्क्यू में देरी हुई। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं, ये पहली बार नहीं था। पिछले साल भी ठीक इसी जगह पर एक ट्रक गिरा था। अब जाकर रियल एस्टेट फर्म के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना पर यह तीखी टिप्पणी इसे सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी से कहीं ज्यादा एक बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर देखती है। और नोएडा की ये घटना अकेली नहीं है। देखिए, इंदौर में भी दूषित पानी की वजह से कई लोगों की जान चली गई। ये एक और उदाहरण है कि कैसे नागरिकों और उन सिस्टम्स के बीच टकराव बढ़ रहा है जिनका काम ही उनकी रक्षा करना है। ये आंकड़े देखिए, ये दिखाते हैं कि ऐसे संकट के समय में आधिकारिक बयानों पर भरोसा कितना कम हो जाता है। सरकारी आंकड़ा कहता है 7 मौतें, डॉक्टरों का ऑडिट कहता है 15, और स्थानीय रिपोर्ट्स तो 24 तक बता रही हैं। ये फर्क साफ दिखाता है कि सिस्टम पर भरोसे की कितनी कमी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही टकराव राजनीतिक गलियारों में कैसा दिखता है। अब बात भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां सत्ता पर कब्जे के लिए एक बड़ा सियासी खेल चल रहा है। मुंबई की सियासी लड़ाई ना इन 2 नंबरों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला नंबर है 89, ये बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं। और दूसरा नंबर है 29, ये सीटें जीती हैं उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने। बस इन्हीं 2 आंकड़ों में पूरा का पूरा तनाव छिपा हुआ है। तो ये 2 नंबर ही मुंबई की पूरी राजनीतिक कहानी बयां कर रहे हैं। एक तरफ 89 सीटें जीतने वाली बीजेपी और दूसरी तरफ सिर्फ 29 सीटों वाली उसकी सहयोगी शिवसेना। सवाल यह है कि शहर का मेयर किसका होगा और सत्ता के इस खेल में कौन झुकेगा। और इस सत्ता संघर्ष के केंद्र में ये 2 बड़े राजनीतिक चेहरे हैं। इन्हीं के फैसलों पर टिका है कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। बीजेपी नेता का ये सीधा और 2 टूक बयान दिखाता है कि गठबंधन के अंदर टेंशन कितनी ज्यादा है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ये राजनीतिक टकराव का एक और बड़ा उदाहरण है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी मुद्दे पर। यहाँ टकराव है एक अकेले इंसान और बड़ी बड़ी संस्थाओं के बीच। ये उन लोगों की लड़ाई है जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महिला गिग वर्कर्स के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का वादा था, वो अब एक डर में बदल रहा है। उन्हें जबरदस्ती पीक आवर्स में काम करना पड़ता है। लॉग ऑफ करने का ऑप्शन तक नहीं होता। 3 काम कैंसिल करते ही आईडी ब्लॉक हो जाती है और जीपीएस के जरिए उन पर लगातार नजर रखी जाती है।
ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो सुविधा देने का वादा करती है वही अब कंट्रोल का एक जरिया बन गई है। शांति की ये बात ये इन वर्कर्स की बेबसी और उनके संघर्ष को आवाज देती है। जो काम लचीलेपन के नाम पर शुरू हुआ था वो अब एक निगरानी वाले पिंजरे जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन इसी दिन एक बिल्कुल अलग कहानी भी सामने आती है। जहां एक तरफ अधिकारों पर पाबंदी लग रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बुनियादी अधिकार का बचाव किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश का ये बयान गिग वर्कर्स के संघर्ष के बिल्कुल उलट खड़ा है। ये दिखाता है कि एक ही दिन में अधिकारों पर दबाव और अधिकारों की रक्षा दोनों की कहानियां एक साथ चल सकती हैं। तो आज हमने संविधान, सिस्टम, सियासत और व्यक्तिगत अधिकारों हर लेवल पर हो रहे टकरावों को देखा। ये अलग अलग कहानियां भले ही लगें, पर ये सब एक ही धागे में बंधी हैं, घर्षण और तनाव। और आखिर में सवाल यही बचता है, अगर एक ही दिन में हमें इतनी सारी दरारें साफ साफ दिख रही हैं, तो ये सतह के नीचे जो दबाव बन रहा है उसके बारे में क्या इशारा करता है? क्या ये रोज रोज के टकराव किसी बड़े बदलाव या आने वाले संकट की आहट है? ये सोचने वाली बात है।